हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, एग्जाम्स काफी नजदीक हैं और अब एक ऐसा टाइम है जहां पे हमें चीजों को जल्दी जल्दी रिवाइज करना होगा। जितने भी कंसेप्ट हमने पढ़े हैं, हमने बनाए हैं, उन सबको हमें रिवाइज करना होगा। या फिर कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत कम पढ़ रखा है, तो आज से उनके लिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वन शॉट सीरीज, जिसके अंदर हम लोग कोशिश करेंगे मार्केटिंग या फिर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको एक से दो वीडियो के अंदर हम लोग कवर अप कर ले। तो उसी सीरीज में आज हमारा जो वीडियो है ये है मार्केटिंग को डेडिकेट इसमें हमने किया है। इसके अंदर हम लोग कोशिश करेंगे मार्केटिंग को कवर कर ले। इन केस अगर एक वीडियो में नहीं हो पाता है तो दूसरे वीडियो की और हम लोग शिफ्ट कर रहे होंगे। सो बिना किसी देरी के अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। ये सेशन उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने सीयूईटी पीजी का फॉर्म फिल करा है और उनका कोर्स कोड कॉमर्स है, COQP08 MCOM बेसिकली जिसे हम बोलते हैं। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। आई होप आपको चीजें विजिबल होंगी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही होंगी और ये नोट्स आप क्लियरली देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो चलो यार, हमारा जो है टॉपिक आज का वो क्या है, मार्केटिंग की आज हम लोग बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना होगा कि मार्केट होता क्या है। सबसे पहले ये बात हमें देखते हुए चलना है कि मार्केट का मतलब क्या होता है। द टर्म मार्केट रिफर्स टू द प्लेस where buyers and seller gather to enter into a transactions involving the exchange of goods and services। आम भाषा में कहते हैं वैसी जगह जहां से हम सामान को खरीदते हैं या फिर बेचते हैं और बदले में हमें कंसिडरेशन पे करना होता है। मार्केट वर्ड जो है एक लैटिन वर्ड मार्केटस से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब ही क्या होता है, ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है, बिजनेस, लेन देन करना। ठीक है। मार्केटिंग क्या एक ह्यूमन एक्टिविटी है जिसका मतलब क्या होता है, हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करना, हमारे जो भी वांट्स है उसको सेटिस्फाई करना। ये डेफिनेशन फिलिप कोटलर ने दिया था। बढ़ते हैं मार्केटिंग के फीचर्स की ओर। फीचर्स बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करता है। जैसे हर एक इंसान का नेचर होता है वैसे ही एक मार्केटिंग का भी नेचर है। जैसे इसमें सबसे पहले क्या देखा जाता है, नीड्स एंड वांट्स। मार्केटिंग बेसिकली करती क्या है, कंज्यूमर के नीड्स को आइडेंटिफाई करना और उसके नीड्स को सेटिस्फाई करना, आपकी जो भी इच्छा होगी, जो भी आपके वांट्स होंगे। मार्केट ऑफरिंग्स तैयार करना, मतलब नए नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस करना और उस प्रोडक्ट को कस्टमर को ऑफर करना, जिसको जो भी जिस टाइप के फीचर्स चाहिए, क्वालिटी चाहिए, उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को तैयार करके हमारे सामने प्रेजेंट करना, ऑफर करना। ठीक है। कस्टमर वैल्यू, मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है ना जिसमें कस्टमर को हमें क्या प्रोवाइड करना होता है, एक्चुअल में वैल्यू प्रोवाइड करना होता है। अगर हम कोई गुड्स बेच रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति उसे खरीद रहा है तो उसके पीछे उसका ये एक्सपेक्टेशन होगा कि उससे उसकी नीड सेटिस्फाई होगी, वो जो फीचर चाह रहा है वो फीचर उसे मिलना चाहिए। तो कस्टमर को प्रोडक्ट का वैल्यू जो उसे पे कर रहा है, जिसके लिए वो उसे वो मिलना चाहिए। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट फीचर आता है एक्सचेंज मैकेनिज्म। मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग कैसे कंप्लीट होता है, या कहूं तो मार्केटिंग का जो प्रोसेस है वो एक्सचेंज पे ही बेस्ड होता है। अगर मैं तुम्हें सामान दे रहा हूं तो तुम मुझे उसके बदले पैसे दोगे। तो एक्सचेंज क्या है, ये एक प्रोसेस है थ्रू विच टू और मोर पार्टीज कम टुगेदर टू ऑब्टेन द डिजायर्ड प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम समवन फॉर समथिंग इन रिटर्न। मतलब मनी जो है यहाँ पे मोड ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है। ठीक। अब एक्सचेंज के लिए क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए, जैसे कि दो पार्टीज का होना जरूरी है, कुछ तो कुछ ऑफर करोगे ही, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना जरूरी हो जाता है, और दोनों पार्टी के पास फ्रीडम होना चाहिए। यहाँ पे कोई किसी पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा होगा या फिर कोई किसी को बाउंड नहीं कर रहा होगा कि आपको ये चीज लेना ही है। पार्टी की इच्छा होना भी जरूरी हो जाता है। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें मार्केटिंग मैनेजमेंट की, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग फंक्शंस। अब फंक्शंस क्या है सर, मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़ रखे हैं ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है। स्टाफिंग को यहाँ पे हम लोग नहीं लेके चलते, तो वही सेम फंक्शन हमारे मार्केटिंग के भी फंक्शंस बन जाते हैं। क्लियर है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है, साइंस है, किसको चूज करना, टारगेट मार्केट को। अब हम मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं, ओवरऑल मार्केट को अलग अलग बेसिस पे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं एक स्पेसिफिक मार्केट को। ठीक है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, ये एक आर्ट है, कला कह सकते हो, साइंस है ऑफ चूजिंग द टारगेट मार्केट्स एंड गेटिंग कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर्स थ्रू क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर ऑफ मैनेजमेंट। अब मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो अगर मैं बात करूं मेन पॉइंट की, तो मार्केटिंग जो है ना ये लार्ज टर्म होता है, या कहूं तो ये एक वाइड टर्म होता है जिसके अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज आते हैं, जैसे कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करना,
ठीक है, प्रोडक्ट को बनाना, प्राइसेस फिक्स करना, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, बेसिकली लॉजिस्टिक की बात होना, मतलब मार्केटिंग के अंदर सब चीज आ जाता है। लेकिन अगर बात करें सेलिंग की, तो सेलिंग क्या है? सेलिंग इज ओनली अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का एक वो हिस्सा है, उस प्रोसेस का एक पार्ट बनता है, क्या? सेलिंग बनता है। फोकस इसका कहां होता है? अचीविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ द टाइटल फ्रॉम सेलर टू कंज्यूमर। ठीक है सर। एम क्या होगा? प्रॉफिट कमाना है कस्टमर सेटिस्फैक्शन से। सेलिंग का एम ये नहीं होता है, उसमें प्रॉफिट तो कमाना है लेकिन सेल्स वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करके जितना ज्यादा बेच सकते हो बेचो, उस पर एम्फेसाइज आप कर रहे हो। ठीक है, तो और भी बाकी पॉइंट्स है, इसको एक बार रीड कर लेना। अब आ जाते हैं अलग अलग कंसेप्ट मार्केटिंग के, फटाफट कवर अप करते हैं। प्रोडक्शन कंसेप्ट की बात करें तो यहाँ पे ध्यान दिया गया था कि जितना हो सके हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे, इजिली मार्केट में अवेलेबल करवाएंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कट होगी जब हम लोग मास स्केल पे प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो कंज्यूमर वैसे प्रोडक्ट्स को फेवर करेंगे जो कि अवेलेबल हो इजिली और हाईली अफोर्डेबल होने चाहिए। अब अफोर्डेबिलिटी कब आएगी? जब आप बड़े लेवल पे चीजों को प्रोड्यूस करोगे, आपका कॉस्ट अल्टीमेटली रिड्यूस होता जाएगा और आप कस्टमर तक भी प्रोडक्ट को कम प्राइस में ही पहुंचाओगे। क्लियर है? इट इंप्रूव प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है सर, समझ गए। प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या कहता है? कंज्यूमर वैसे प्रोडक्ट को फेवर करेंगे जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, जिसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, और उनको जब इनोवेटिव फीचर्स मिल रहे होंगे तो जाके ही कस्टमर उस प्रोडक्ट को प्रेफर कर रहा होगा। मतलब कहने का है, प्रोडक्ट कंसेप्ट में एम्फेसाइज किया गया था क्वालिटीज पे। सेलिंग कंसेप्ट क्या कहता है? देखो भाई, हमें कुछ लेना देना नहीं है, हम मास स्केल पे फोकस करेंगे कि मास लेवल पे हम लोग चीजों को बेच रहे हैं। ठीक है, जो भी हमें अपना साम नाम दंड भेद लगाना है, मतलब मार्केटिंग की जो भी टेक्टिक्स लगानी है, टेक्निक्स लगाने हैं, हम लगाएंगे, लेकिन हम प्रोडक्ट को बेचेंगे, प्रमोट करेंगे बड़े लेवल पे। मार्केटिंग कस्टमर के कंसेप्ट क्या कहता है? कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके जो भी वांट्स हैं, और हम अपने प्रोडक्ट को उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे सो दैट उस कस्टमर का जो भी नीड होगा वो सेटिस्फाई हो रहा होगा। मतलब यहाँ पे कस्टमर की ध्यान रखी जा रही थी। ठीक। सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट कहता है कि भाई साहब, आप सोसाइटी में रह रहे हो तो आपको सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए चलना होगा। अब अगर आप मार्केट को देख रहे हो तो मार्केट में चीजें भी एथिकल ही होनी चाहिए, वेलबींग पे फोकस करोगे। इसके बाद एक आता है हमारा होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट। ये क्या है? ये इंटीग्रेशन है किसका? मार्केटिंग कंसेप्ट का एंड सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट का। मार्केटिंग एक ओवरऑल चीज है और एक सोसाइटल मार्केटिंग अलग चीज है। इन दोनों चीजों को हम लोग इंटीग्रेट करते हुए चलेंगे। होलिस्टिक की बात करें तो ओवरऑल इसके अंदर चीजें आती हैं, इंटरनल मार्केटिंग भी होगा, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग भी होगा, रिलेशनशिप मार्केटिंग की भी बात करेंगे, और सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग की भी बात कर रहे होंगे। ठीक है सर। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ नीड्स के बारे में। तो हमारा इसमें पहला आता है स्टेटेड नीड्स, दूसरा रियल नीड, तीसरा अनस्टेटेड नीड, डिलाइट नीड एंड सीक्रेट नीड। तो इसको एक बार खुद से रीड कर लेना, और होमवर्क तुम्हारे लिए ये मैं दे रहा हूं यहाँ पे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है। चलो, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा है मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, अच्छा तुम्हारे लिए होमवर्क है, कहाँ गया कहाँ गया, द कंसेप्ट ऑफ 4 P's एंड 7 P's किसने दिया था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना 4 P's किसने दिया और 7 P's किसने दिया। चलो, पहला आता है हमारा प्रोडक्ट। पहले 4 P's की बात करेंगे, फिर आगे हम लोग और बढ़ जाएंगे। पहला आता है क्या? हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? वो गुड्स एंड सर्विसेज है जो कि हम मार्केट में ऑफर करेंगे अपने कस्टमर को। जैसे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मेरे पास एक मोबाइल फोन ही है, या फिर मेरे पास एक पेन ही है, यहाँ पे ये कुछ भी हो सकता है। अब इसको ऑफर करने का क्या मतलब है कि कस्टमर के वांट्स को सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं ये पेन मैंने परचेज किया है तो मेरा पर्पस क्या है कि तुम्हें पढ़ाना, और मैं इस पे प्रॉपरली लिख पा रहा हूं नहीं लिख पा रहा हूं, ये मैटर करता है। दूसरा होता है प्राइस। प्राइस क्या? ये वो अमाउंट है जो कि आपको कस्टमर पे करता है गुड्स के बदले। प्लेस क्या होता है? प्लेस बेसिकली बात करता है कैसे आप प्रोडक्ट को फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करोगे, लॉजिस्टिक का यूज करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपका कैसा होगा, डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा, लेवल्स ऑफ चैनल कितने होंगे। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा प्लेस ये बात करता है, और प्रमोशन कहता है कि कैसे हमें कस्टमर को मनाना है अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। समझ रहे हो? अलग अलग यहाँ पे हमें टेक्निक्स लगाने होंगे, कैसे चीजों को प्रमोट करेंगे, कैसा एडवर्टीजमेंट हमारा होगा, बैनर्स हमारे कैसे होंगे, टीवी पे ऐड रन करेंगे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे कहां हम लोग किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे होंगे, ये सारी चीजें प्रमोशन के अंदर ही आती हैं। तो ये बेसिकली है हमारा 4 P। अब आ जाता है 7 P। अब यहाँ पे अगर तुम देखो तो प्रोडक्ट होता है हमारा 4 में, पहला आता है प्राइस हो गया, प्रमोशन हो गया, ठीक है,
और एक हमारा प्लेस होता है। अब एक्स्ट्रा क्या ऐड होगा यहाँ पे, हमारा नेक्स्ट हमारा ऐड होगा प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस और पीपल। बस तुम्हें 7 पीस में इतना याद रखना है कि ये अलग अलग 3 पीस एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं। कौन कौन से 3 पी एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं? प्लेस, सॉरी प्लेस नहीं, एक मिनट, प्रोसेस, पीपल एंड फिजिकल एविडेंस। तो ये चीज याद रखते हुए चल लेना। 4P देख लो, प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है, प्रमोशन है। अब 4C सर क्या होता है? कंज्यूमर, कॉस्ट, कन्वीनियंस एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, प्रोडक्ट किसको ऑफर करोगे? कंज्यूमर को। प्राइस क्या है? बेसिकली कॉस्टिंग का हिस्सा है। प्लेस कन्वीनियंस, और प्रमोशन एक तरीके से क्या करता है, चीजों को कम्युनिकेट करता है, लोगों तक उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है। तो मैच लिस्ट भी इन सब चीजों पे आ सकता है कभी कभी एग्जाम में, ध्यान रखना। प्रोडक्ट किससे रिलेट करेगा? कंज्यूमर से। प्राइस कॉस्टिंग से रिलेट कर रहा है। प्लेस कन्वीनियंट होना चाहिए, और प्रमोशन मतलब कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये चीज याद रहेगा ना। चलो अब बात करते हैं हम प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट के अलग अलग टाइप्स होते हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट होता है हमारा, इस चार्ट से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट है, इसमें 2 बाइफर्केशन है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एक होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब आगे अगर बाइफर्केशन देखो तो ड्यूरेबिलिटी बेसिस पे होता है, शॉपिंग एफर्ट्स के बेसिस पे होता है। ड्यूरेबल में अगर देखें तो नॉन ड्यूरेबल, ड्यूरेबल और सर्विसेज। ठीक है, और अगर शॉपिंग एफर्ट्स का देखना है तो कन्वीनियंट प्रोडक्ट्स होते हैं, शॉपिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स होते हैं। एक एक करके समझते हैं। जहां पे शॉपिंग एफर्ट इन्वॉल्व है, ठीक है, कन्वीनियंस प्रोडक्ट हो सकता है, जैसे कि जो आप फ्रीक्वेंटली परचेज कर रहे हो, वर्ड हाईलाइट करते चलना, जो आप फ्रीक्वेंटली परचेज कर रहे हो या फिर आपको उसका इस्तेमाल इमीडिएटली करना है। जैसे मेडिसिन इमीडिएट लोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे हटाओगे, स्टेशनरी के आइटम्स, टूथपेस्ट। शॉपिंग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? मतलब जिसमें आपको कंसिडरेबल टाइम तो देना जरूरी ही हो जाता है, क्योंकि उसमें आपको कंपेयर करना होगा प्रोडक्ट के प्राइस को, प्रोडक्ट के क्वालिटीज को, ठीक है, उसके सुटेबिलिटी को। ठीक है, अलग अलग स्टोर्स पे आप उसको चेकआउट करोगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स अगर परचेज करने जा रहे हैं, अगर मैं एक लैपटॉप परचेज करने जा रहा हूं तो जाहिर सी बात है मैं उसको कंपेयर करूंगा दूसरे लैपटॉप से कि क्या क्या फीचर्स मुझे मिल रहे हैं। व्हीकल्स अगर मैं परचेज कर रहा हूं तो ये हमारे टाइम हमसे मांगता है। स्पेशलिटी प्रोडक्ट की बात करें तो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स वैसे गुड्स हो गए जिसके अंदर जो स्पेशल कुछ फीचर्स होने चाहिए, क्योंकि लोग यहाँ पे उसको स्पेशल एफर्ट्स लगाते हैं परचेज करने के लिए, या फिर कहो तो बनाने में। ओवरऑल देखा जाए तो परचेज करने की बात होगी। जैसे आर्ट वर्क होते हैं, एंटीक आइटम्स होते हैं, इसमें क्या तुम्हें ध्यान से सोच समझ के चीजों को खरीदना होता है। अब इसी का डिफरेंस चार्ट तुम देख सकते हो। बाइंग बिहेवियर की बात करें, प्राइस की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें और शॉपिंग एफर्ट्स की बात करें तो कन्वीनियंट प्रोडक्ट्स कैसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको आप फ्रीक्वेंटली परचेज करते हो। ठीक है, लेस कंसर्न होता है आपका ब्रांड पे। शॉपिंग की प्रोडक्ट की बात करें तो लेस फ्रीक्वेंट होता है। स्पेशलिटी की बात करें तो सेल्डम परचेजेस तुम्हें देखने को मिलते हैं। और अनसाउट गुड जिसको अभी तक आइडेंटिफाई ही नहीं किया गया, रेयर परचेजेस होते हैं उसके। ठीक, चलो ड्यूरेबिलिटी तो तुम्हें पता होगा। नॉन ड्यूरेबल और ड्यूरेबल क्या होते हैं? नॉन ड्यूरेबल जिसको कि कम टाइम के अंदर अंदर आपको कंज्यूम करना है। फल ले रहे हो, जल्दी खा के खत्म करो, सड़ जाएगा। दूध ले रहे हो, दूध को जल्दी कंज्यूम कर लो। स्टेशनरी आइटम भी कुछ टाइम तक चलते हैं। ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जैसे रेफ्रिजरेटर, डेली तो रेफ्रिजरेटर खरीदने जाओगे नहीं, उतने तो पैसे हो, बेसिकली ऑब्वियस सी बात है, होंगे तो भी नहीं परचेज करोगे। रेडियो, बाइसाइकिल, बाइक्स, कार्स, ये सारे हमारे ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स में आते हैं। और सर्विसेज बेसिकली इनटेंजिबल सर्विसेज होते हैं जिसके बेनिफिट्स आपको बेसिकली आप ऑब्जर्व कर पाते हो, आप उसको टेंजिबली कहो तो देख नहीं पाते हो। अब आ जाओ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की बात करूं तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा कोर प्रोडक्ट। कोर प्रोडक्ट क्या होते हैं? बेसिक प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, जेनरिक प्रोडक्ट मतलब ये रिप्रेजेंट करता है सारे क्वालिटीज को किसी एक प्रोडक्ट में। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स की बात करें जिससे कंज्यूमर क्या क्या बेनिफिट्स एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर मैं उस प्रोडक्ट को परचेज करता हूं तो मुझे ये सारे फायदे होंगे। ये कौन बात करता है? जेनरिक प्रोडक्ट ये बात करता है, सॉरी एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बात करता है। ऑगमेंटेड की बात करें तो ये वो सारे एडिशनल फैक्टर्स हैं विच सेट द प्रोडक्ट अपार्ट फ्रॉम कंडीशन कंपटीशन। मतलब कहने का है आपके प्रोडक्ट में ये वो एडिशनल फीचर्स हैं जो कि आपको कंपटीशन से अलग बनाते हैं और आपकी ब्रांड की एक अलग इमेज क्रिएट करते हैं। पोटेंशियल प्रोडक्ट की बात करें तो इट रिफर्स टू द ऑगमेंटेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशंस दैट प्रोडक्ट में अंडरगो इन द फ्यूचर्स। मतलब आने वाले टाइम में हमारे प्रोडक्ट के अंदर ये सारे चेंजेस हो सकते हैं, ये बात करता है पोटेंशियल प्रोडक्ट। क्लियर है? अब आ जाते हैं प्रोडक्ट मिक्स की बात करें तो प्रोडक्ट मिक्स में इंपॉर्टेंट हमारा क्या, ये सारे पॉइंट्स पढ़ लेना। विड्थ, लेंथ, डेप्थ एंड कंसिस्टेंसी। बहुत आसान वर्ड में लिखे गए हैं इसको।
सबसे पहले बात करेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। तो एक जैसे हर इंसान का एक लाइफ साइकिल होता है, वैसे एक प्रोडक्ट का भी लाइफ साइकिल होता है। प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है वो इंट्रोडक्शन स्टेज से एंट्री पॉइंट लेता है, फिर धीरे धीरे वो ग्रोथ की ओर बढ़ता है, फिर मैच्योर होता है और अल्टीमेट कहो तो डिक्लाइन स्टेज पे चला जाता है। इंट्रोडक्शन फेज की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लो सेल्स देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं कॉस्टिंग आपको ज्यादा होगी, लॉसेस आपको फेस करने होंगे। इसमें वैसे ही कस्टमर आएंगे जो कि इनोवेटिव नेचर के हैं होंगे, जिनको नई नई चीजें ट्राई करने पसंद है, वही कस्टमर आपके प्रोडक्ट को ट्राई करेंगे। बहुत कम आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे कंपटीशन जो होते हैं, ठीक है। और इसमें आप कॉस्ट प्लस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे होते, जो आपकी लागत लगती है उस हिसाब से आप चीजों को बनाते हो, प्रॉफिट पे एम्फसाइज आप कम कर रहे होते हो। तो इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है सर, इनोवेटिव कस्टमर्स ही आएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं यहीं पे आपका टेक ऑफ स्टेज होगा, यहीं से आप बूस्ट की ओर बढ़ना स्टार्ट करोगे, बूस्ट करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पे एक आपको सेक आउट फेज भी मिलता है और यहाँ पे एक सैचुरेशन फेज भी मिलता है। तो याद हमें क्या क्या रखना है, इंट्रोडक्शन सबसे पहला, दूसरा ग्रोथ याद रखेंगे, तीसरा मैच्योरिटी, चौथा डिक्लाइन। अब अगर बात करें ग्रोथ स्टेज की, तो ग्रोथ स्टेज में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आपका सेल्स तो बढ़ेगा ही, जाहिर सी बात है। ओवरऑल पर कस्टमर आपकी लागत जो लगनी थी वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, प्रॉफिट्स आपके बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, कंपटीशन आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा और आप वैसे प्राइस को सेट करोगे जिससे मार्केट में आप पेनिट्रेट कर सको, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखते हुए चलनी है। फिर मैच्योरिटी स्टेज की बात करें तो यहाँ पे आपका सेल्स वॉल्यूम सबसे हाई पे आ जाएगा, कॉस्ट जो होगा कम होगी, प्रॉफिट भी हाई, मार्केट में जो आपका स्केल होगा वो काफी बढ़ जाएगा, स्टेबल नंबर ऑफ कंपटीशंस आपको देखने मिल जाएंगे और आप कहीं ना कहीं वैसे प्राइसेस सेट करोगे जो कि आपके कंपटीटर से मैच करें। फिर उसके बाद एक प्रोडक्ट का डाउनफॉल का स्टेज आना स्टार्ट हो जाता है, जहां पे उसकी सेल्स गिरनी स्टार्ट हो जाती हैं, कॉस्ट पर कस्टमर लो हो जाता है, प्रॉफिट जो होता है वो गिरना स्टार्ट होता है, कंपटीशन जो है कम हो जाते हैं और प्राइसेस कहीं ना कहीं आपको कट करने पड़ते हैं अगर आपको मार्केट में सरवाइव करना होता है, ठीक है। अब देख लो ये जो चार्ट है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस फेज में हमें क्या क्या करना होता है, ठीक। तो इसको एक बार पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं सो दैट तुम्हें चीजें विजिबल हो जाए, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। चलो अब आ जाते हैं हम किस पे, ब्रांडिंग पे। तो देखो इस पे क्वेश्चन भी आया था, सीयूईटीसी बार 2024 की बात कर रहा हूं, 2024 में पूछा गया था। ब्रांड नेम ट्रेडमार्क से रिलेटेड एमसीक्यू था, एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं है क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन था, लेकिन हाँ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ब्रांड क्या होता है सर, ब्रांडिंग बेसिकली क्या होती है हमारी सर, ब्रांडिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ यूनिक नेम, साइन, सिंबल और टर्म जिससे आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करो। फॉर एग्जांपल अगर मेरे चैनल को आइडेंटिफाई करना है तो ये जो ऊपर बना हुआ लोगो है इसे आइडेंटिफाई करते हो, या कहो तो नाम से आइडेंटिफाई करते हो, दैट इज एग्जाम टाइम। तो ब्रांड इज बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें आप एक अलग नाम दे रहे हो, अलग सिंबल दे रहे हो, अलग टर्म दे रहे हो, जिसके बेसिस पे लोग आपको आइडेंटिफाई करेंगे, कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो इससे मिलते जुलते इसमें कुछ टर्म्स आपको याद रखने हैं, लाइक ब्रांड क्या होता है, ब्रांड नेम क्या होता है, ब्रांड मार्क क्या होता है, या फिर ट्रेडमार्क क्या होता है। ब्रांड की बात करें तो ब्रांड कोई भी नाम हो सकता है, टर्म हो सकता है, साइन हो सकता है, सिंबल हो सकता है, जैसे पाकर, रेमंड, ठीक है। ब्रांड नेम की बात करें तो ये वो पार्ट है आपके ब्रांड का जिसको लोग बोलेंगे, या कहो तो वर्बल पार्ट आपके ब्रांड का, जैसे एशियन पेंट्स, अंकल चिप्स। ब्रांड मार्क की बात करें तो पार्ट विच कैन बी आइडेंटिफाइड बट कैन नॉट बी स्पोकन, कोका कोला का ब्रांड या फिर नाइकी, एडिडास। और ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क पार्ट है आपके लीगल प्रोडक्शन का, प्रोटेक्शन का, सो दैट नो अदर फर्म कैन यूज सच नेम और मार्क। अगर कोका कोला को कोई भी यूज करता है, उसका जो लोगो कह लो या फिर ब्रांड नेम यूज कह लो, तो उस पर वो लीगली एक्शन ले सकता है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए एक अच्छे ब्रांड नेम का, सबसे पहले आपको उसको प्रोडक्ट को अलग दूसरे प्रोडक्ट से अलग बनाने में मदद करेगा, एडवर्टीजमेंट में मदद करता है, अलग अलग प्राइसेस चार्ज कर सकते हो और मार्केट में इजीली नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक। चलो पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग क्या है, एन एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग द कंटेनर और रैपर ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। गुड पैकेजिंग ऑफन हेल्प्स इन द सेलिंग द प्रोडक्ट, सो इट इज कॉल्ड अ साइलेंट सेल्समैन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये, साइलेंट सेल्समैन किसे बोलेंगे, मैच लिस्ट आ सकता है या फिर एमसी ऑप्शंस आ सकते हैं। द टर्म साइलेंट सेल्समैन रिफर्स टू
पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग या एडवर्टाइजिंग? तो आपका आंसर होना चाहिए पैकेजिंग, साइलेंट सेल्समैन। कितने लेवल्स होते हैं पैकेजिंग के? तो पहला आता है प्राइमरी पैकेज, दूसरा आता है सेकेंडरी पैकेज, तीसरा आता है ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। प्राइमरी पैकेज क्या? रिफर्स टू द प्रोडक्ट्स इमीडिएट कंटेनर covering a toffee in a wrapper or a matchbox in a wrapper of a soap. For example, मैं अगर तुम्हें दिखाऊं तो बेसिकली अगर मैं कहूं तो जैसे अगर मेरे पास ये पैकेज है, ये कंटेनर है, अगर तुम्हें विजिबल होगा, एक मिनट, ये कंटेनर अगर तुम देख पा रहे होगे तो ये प्राइमरी पैकेजिंग में ही आता है। जैसे ये मेरे पास पेन टैब है जिस पे मैं तुम्हें लिख के पढ़ा रहा हूं, ये इसी के अंदर रखा हुआ रहता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? प्राइमरी पैकेज होता है, कह सकता हूं, क्योंकि इसमें कोई भी रैपिंग अलग से नहीं थी, सॉरी, हाँ, ये प्राइमरी पैकेज नहीं होगा, ये सेकेंडरी पैकेज में होगा, क्योंकि ये जब टैब नए में आया था ना, न्यू में आया था, तब इस पे एक प्लास्टिक की लेयरिंग चढ़ी हुई थी और इसको प्रॉपर्ली फोल्ड किया गया था, तो वो उसकी प्राइमरी पैकेजिंग हो जाएगी, इमीडिएट कंटेनर बेसिकली जिसे आप बोल सकते हो। और अब मेरे पास ये देख रहे हो, ये कंटेनर जो है जिसमें ये पेन टैब रखा था, ये सेकेंडरी पैकेजिंग में आ जाएगा। और ट्रांसपोर्टेशन पैकेज की बात करूं तो जिस ओवरऑल डब्बे में ये मेरे पास पहुंच के आया था, जिससे ये पैक्ड किया हुआ था, वो हमारा क्या हो जाता है? ट्रांसपोर्टेशन पैकेज हो जाता है, ठीक है। सेकेंडरी पैकेज की बात करें तो इट रिफर्स टू द एडिशनल लेयर। क्या बोल रहा है यहाँ पे? एडिशनल लेयर। माइक यार जा रहा है आज। इट रिफर्स टू द एडिशनल लेयर of the production that are kept till the product is ready for a use. For example, Colgate टूथपेस्ट का जो आप कार्डबोर्ड बॉक्स देखते हो लाल कलर का, ट्रांसपोर्टेशन जो कार्डबोर्ड बॉक्स देखते हो ना ब्राउन कलर का, बेसिकली वही होता है। पैकेजिंग के क्या क्या फंक्शंस हैं? सबसे पहले बात, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, प्रोडक्ट को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोडक्ट को यूज करने में मदद करता है। अब अगर टूथपेस्ट यूज कर रहे हो, जिस ट्यूब में आता है, अगर वो रहेगा नहीं तो तुम कैसे इस्तेमाल करोगे? तो प्रोडक्ट को यूज करने में मदद करता है, प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन को प्रमोट करता है, और सेल्फ खुद से सर्विस कर देता है, मतलब लोगों तक उसके बारे में पहुंचा देता है। अट्रैक्टिव अगर पैकेज रहेगी तो लोग खुद अट्रैक्ट होते हैं, और अपॉर्चुनिटीज भी इनोवेशनल्स आपको देखने को मिलती हैं, और साथ ही साथ एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करने में मदद करता है। लेवलिंग की बात करें तो लेवलिंग क्या होता है? ये इस पे आप आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लगाते हो पैकेजेस पे। लेवल क्या है? कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन लाइक नेम ऑफ द प्रोडक्ट, नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स, कंटेंट्स, क्या क्या लगे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है। जैसे कि इस पे तो कुछ ब्रांडिंग वगैरह की नहीं है, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, कोई डब्बा वगैरह यहाँ पे है नहीं आसपास में फिलहाल। जो लेवल चिपक के आता है उसमें प्रोडक्ट के सारे डिटेल्स दिए होते हैं, किस चीज से वो प्रोडक्ट बना होता है, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सारी चीजें जो होती हैं वो ओवरऑल उसमें लिखा होता है, ठीक। जनरल इंफॉर्मेशन, एक्सपायरी डेट, कब मैन्युफैक्चर हुआ है, क्या क्या कंटेंट्स हैं, मैन्युफैक्चर का नाम। तो लेवल क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, ये भी आपको प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करेगा और उसके कंटेंट्स को स्पेसिफाई करेगा, बताता है कि क्या क्या चीजें इसके अंदर हैं। प्रोडक्ट को ग्रेड करता है। आप प्रोडक्ट के माध्यम से, प्रोडक्ट के लेवल के माध्यम से ये पता लगा सकते हो कि प्रोडक्ट जो है आपका किस क्वालिटी का है, किस ग्रेड का है। प्रोडक्ट को प्रमोट करने में मदद करता है, ठीक है। अट्रैक्टिव एंड कलरफुल लेवल्स एक्साइट द कस्टमर्स एंड इंड्यूस देम टू बाय द प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल 40% एक्स्ट्रा फी मेंशन्ड ऑन अ डिटर्जेंट, बाय 2 गेट 1 फ्री। तो ये सारी चीजें लेवल्स में ही की होती हैं। और प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द लॉ, क्योंकि लॉ आपको बोलती है कि आप ये सारी चीजें अपने प्रोडक्ट के लेवल्स पे रखिए। तो देयर इज अ लीगल कंपल्शन टू प्रिंट द बैच नंबर, जैसे बैच नंबर का होना इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां पे। फिर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज की बात करें तो एक नया प्रोडक्ट कैसे डेवलप होता है, तो सबसे पहले आइडिया जनरेट करते हैं, आइडिया स्क्रीनिंग, कंसेप्ट डेवलपमेंट होता है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, ओवरऑल बिजनेस एनालिसिस करते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, टेस्ट मार्केट, कमर्शियलाइजेशन, रिव्यू ऑफ मार्केट परफॉर्मेंस, बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। तो एक प्रोडक्ट इस फेजेस से, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है, इस फेजेस से होके गुजरता है, तब जाके प्रोडक्ट वो क्या होता है, डेवलप होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, प्रोडक्ट कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राइसिंग। तो तब तक के लिए आप ब्रेक लो, मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं यहाँ पे, फिर आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने दूसरे टॉपिक को, जो कि है हमारा प्राइसिंग। प्राइसिंग बेसिकली क्या होता है, ये वो चार्ज होता है जो हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर से लेते हैं। अब प्राइसिंग के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, लाइक प्रोडक्ट को बनाने में जो आपकी लागत लगी, प्रॉफिट जो भी आपको लगाना है, ठीक है। ये ओवरऑल देखो तो दो चीजों से हमारा प्राइस डिटरमाइन होता है। अब जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं वो भी कॉस्ट के नाम पे ही ऐड हो जाते हैं, या फिर बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, मैं वो भी ऐड कर दे रहा हूँ
एक्सपेंसेस होते हैं। तो इन सब से मिलाकर हमारा क्या बनता है, प्राइस बनता है। तो प्राइस इज अ सम ऑफ वैल्यूज दैट कंज्यूमर एक्सचेंज फॉर द बेनिफिट ऑफ हैविंग और यूजिंग द प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट यूज करने वाला है या करेगा या कर रहा है, और उसके बदले उसे जो लागत पे करनी पड़ती है, बेसिकली वही हमारा प्राइस होता है। तो प्राइस में देयरफॉर बी द डिफाइंड ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय अ बायर और रिसीव्ड बाय अ सेलर इन कंसिडरेशन ऑफ द परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब इसके कुछ फैक्टर्स हैं कि प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है। अगर मैं एक प्रोडक्ट मोबाइल फोन बेच रहा हूं मार्केट में, ये मोबाइल फोन देख पा रहे हो, अगर मैं मार्केट में इसे मुझे बेचना है, तो इसकी मैं प्राइस कैसे डिटरमाइन करूंगा, सॉरी, मुझे क्या क्या फैक्टर्स माइंड में कंसीडर करते हुए चलने होंगे सो दैट हमारा प्रोडक्ट मार्केट में बिके। ठीक है, बहुत सारी चीजों को ध्यान में लेके हमें चलना पड़ता है। पहला आता है इसमें प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। आपका उद्देश्य क्या है उस प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करने का। क्या आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हो? अगर आंसर आपका हाँ है तो भाई साहब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लो, लेकिन प्राइस ज्यादा से ज्यादा सेट करो। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म में मार्केट में टिकना है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, प्राइसेस को कम रखने होंगे सो दैट आप लंबे अरसे तक मार्केट में टिक पाओ। इफ द फर्म डिसाइड टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन, इट वुड चार्ज अ मैक्सिमम प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट, बट इफ इट इज टू मैक्सिमाइज इट्स टोटल प्रॉफिट। ठीक है, शॉर्ट रन में प्रॉफिट कमाना है, ज्यादा प्राइस चार्ज करो, निकलो मार्केट से। लंबे समय में लंबा प्रॉफिट कमाना है तो उस सिचुएशन पे आपको लोअर पर यूनिट प्राइस रखना होगा सो दैट आप लार्जर मार्केट शेयर कैप्चर कर पाओ और आप उससे प्रॉफिट कमा पाओ। ठीक है, तो पहला ये होता है कि प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। दूसरा, आपको प्रोडक्ट को बनाने में कितनी लागत लगी, आपका प्रोडक्ट कॉस्ट क्या लगा। ठीक है, उस हिसाब से देखोगे। प्राइस शुड रिकवर द टोटल कॉस्ट। प्राइस वैसा होना चाहिए जो कम से कम आपका लागत रिकवर कर ले। लाइक आप टोटल में फिक्स्ड कॉस्ट भी आते हैं, ओवरहेड कॉस्ट भी आते हैं, वेरिएबल कॉस्ट भी आते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी आते हैं। ठीक है। तीसरा, यूटिलिटी एंड डिमांड। आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्या है मार्केट में, उससे लोगों को कितनी यूटिलिटी मिल रही है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। आपको ये सारी चीजें फोरकास्ट करनी होती है, लाइक डिमांड फोरकास्टिंग होता है ना, उसी तरीके से ये भी होता है हमारा। दूसरा, आपके मार्केट में कंपटीशन कैसा है। अगर कंपटीशन ज्यादा है तो भाई साहब आपको प्राइसेस कम रखने होंगे सो दैट लोग आपके प्रोडक्ट को भी परचेज करें। गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या कहती है कि पब्लिक इंटरेस्ट में प्राइसेस रहना चाहिए, आप अनफेयर प्राइस नहीं चार्ज कर सकते हो, तो वो भी आपको ध्यान रखना होगा। लास्ट है शायद, हाँ लास्ट ही है। मार्केटिंग मेथड्स आपको कौन कौन से लगे हैं, लाइक क्या क्या आपने प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, पैकेजिंग किस टाइप की हुई, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो आपको देखते हुए चलना होगा। इसके आता है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, ये इकोनॉमिक्स में भी हम लोग पढ़ते हैं। इसमें आता है हमारा पहला स्कीमिंग क्या कहता है, स्टार्टिंग में शुरुआती दौर में इनिशियली जो कंपटीटर्स होते हैं या मार्केट जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो हाई प्राइसेस चार्ज करते हैं सो दैट ज्यादा से ज्यादा वो प्रॉफिट निकाल पाए मार्केट से। लाइक एप्पल वगैरह हो गया, एप्पल का तो एग्जांपल नहीं दूंगा, इनका वही टारगेट ही होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकाला। पेनिट्रेशन क्या कहता है, आप स्टार्टिंग में क्या करोगे, कम रखोगे सो दैट मार्केट शेयर्स को आप कैप्चर कर पाओ, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप उस मार्केट में टिकना स्टार्ट आप कर दोगे, प्राइसेस को बढ़ाना स्टार्ट कर देना। डिमांड प्राइसिंग क्या होता है कि प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग प्राइसेस को रखना। कंपटीटिव प्राइसिंग, जो कंपटीटर प्राइस रखें वही प्राइस आप रखोगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, अगर करते हो तो प्रोडक्ट का डिमांड गिर जाएगा। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग सिंपली इतना कहता है कि जो आपको बनाने में चार्जेस लगे उसमें एक मार्कअप ऐड कर दो। मार्कअप इज योर प्रॉफिट मार्जिन या कहो तो परसेंटेज है जो आप पॉकेट में रखना चाहते हो, और जो दोनों निकल कर आएगा वही आपका क्या बनेगा, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। एक होता है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग की अगर बात करें, तुमने ये देखा होगा कि थोड़ा सा एक साइकोलॉजी क्रिएट करता है। प्राइसेस जो जनरली जो मार्केटिंग या फिर जो भी कंपनीज होती हैं, जो भी जिन्हें प्रोडक्ट बेचना होता है, वो 99 के टर्म्स में बेचती हैं। अगर 99 हो गया, ठीक है, 59 हो गया, ठीक है, फिर 1999 हो गया, 2999 हो गया, ठीक है, तो इससे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन कस्टमर के माइंड में ये आता है कि हाँ ये सस्ता है, थोड़ा सा 200 के कंपैरिजन में सस्ता है। ठीक है, जैसे बाटा की ऑफरिंग देखोगे तुम, इंडिया में कैसे हैं, 750 से लेके 2500 तक के बाटा की ऑफरिंग्स आती हैं। ठीक है, तो 749 यहाँ पे रखा गया प्राइस टू 2499। एक होता है डिस्काउंट प्राइसिंग, ये सारी चीजें खुद से पढ़ लेना, डिस्काउंट प्राइसिंग, प्राइस बंडलिंग। ठीक है, और एक होता है कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। इसमें क्या होता है ना, प्रोडक्ट्स दैट मस्ट बी यूज अलोंग विद द मेन प्रोडक्ट। दो पार्ट होंगे प्राइसिंग का, जहां पे प्राइस को ब्रोक किया जाता है। जैसे कि ब्लेड फॉर रेजर ले रहे हो, दो पार्ट हो गया, रेजर का प्राइस अलग होता है, ब्लेड का प्राइस अलग होता है। ठीक है, जैसे फिक्स्ड फी, रेजर का प्राइस फिक्स होता है, सॉरी
जैसे यहाँ पे बताया गया फिक्स प्राइस, रेजर प्राइस वेरिएबल, रेजर प्राइस का जो होता है फिक्स होता है, वेरिएबल यूजर्स फी किसका होता है, ब्लेड्स का होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखना है। एक होता है प्रीडेटरी प्राइसिंग, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अपने कॉस्ट से कम प्राइस पे बेच रहे हो चीजों को, दैट इज योर प्रीडेटरिंग प्राइसिंग। इन ऑर्डर टू किक आउट द कंपटीटर आउट ऑफ द मार्केट, मार्केट से अपने कंपटीशंस को निकालने के लिए, कंपटीटर्स को हटाने के लिए आप नुकसान सहते हुए, लाइक जियो वगैरह ने जो भी किया, ये तो सारी चीजें तुम्हारे सामने हैं, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं प्राइसिंग के, इसको देख लेना। इसके बाद रिडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप देख लो, यहाँ पे डिस्काउंट होता है और रिबेट होता है। डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, टू इनकरेज हाई वॉल्यूम ऑफ अ बाइंग, जिससे आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा चीजों को बेचोगे, प्रॉम्प्ट पेमेंट हो गए। रिबेट क्या होता है, इट इज ऑफर्ड फॉर अ रीजन, जैसे कि इंफीरियर क्वालिटी है तो रिबेट दे दिए, डिलीवरी लेट हुआ रिबेट दे दिए, ठीक है। चलो कुछ प्राइसिंग और है, लाइक स्पेशल प्राइस, इवेंट प्राइसिंग, दिवाली के टाइम में अलग स्पेशल प्राइस रख दिया, ठीक है। बैकवर्ड प्राइसिंग क्या होता है, मतलब कस्टमर जो पे करना चाह रहा है उसकी इच्छा क्या है, मार्जिन जो आपके प्रॉफिट मार्जिन होता है उसको थोड़ा आप कम करते हुए चलते हो। शैडो प्राइसिंग की बात करें तो ये क्या है, ये वैसा, इसको हम बोल सकते हो कि कॉस्ट प्लस बेनिफिट एनालिसिस, तुमने नाम सुना होगा, ये होता है इसके अंदर। मतलब कोई रेडी मार्केट आपके पास नहीं है जिसका आपने कोई प्राइसिंग अभी तक डिटरमाइन नहीं किया है, बस आप कॉस्ट के बेसिस पे प्रोडक्ट को बेच रहे हो, शैडो प्राइसिंग इसको हम बोल सकते हैं। एग्जांपल देखोगे तुम, व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग द नेचुरल रिसोर्स कोल, देन द वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्वांटिफाइड, still at the same time amount of negative impact on the environment due to the coal burning cannot be quantified। मतलब समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ, coal burning, due to the coal burning the value of impact, so the social cost on environment, shadow price comes into the picture, it gives price like value of unpriced coal burning effect on the environment। मतलब आप उसके प्राइस को डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। और एग्जांपल है, देख सकते हो इसको। चलो एक होता है हमारा पीक लोड प्राइसिंग, when the demand is not evenly distributed a firm needs to have a facilities to accommodate periods of high demand। मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है कि कब कितना डिमांड आ रहा है, कभी ज्यादा डिमांड आ जा रहा है, कभी कम डिमांड आ जा रहा है, तो उस टाइम पे कस्टमर कंपनी को, जो फर्म्स होती हैं, उसको एक एकोमोडेट पीरियड्स के अकॉर्डिंग, जो पीरियड चलती है उसके अकॉर्डिंग प्राइसेस रखने होते हैं, ठीक है। इवन विद द लार्ज फैसिलिटी द फर्म में एक्सपीरियंस टाइम्स, जहां पे डिमांड जो है आपको ग्रेटर देखने को मिलेंगे, जिसको आपको हैंडल करना होता है। तो उस टाइम पे कंपनी जो है कॉस्टली, जो हमारे क्रैशेस होते हैं वो फेस करती है। लेकिन वही ऑफ पीक टाइम के वक्त आपको एक्सेस कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है, तो लोअर डिमांड आपको देखने को मिल जाते हैं। वही पीक प्राइसिंग, पीक लोड पीरियड रहेगा, जैसे ऑफ पीक है, एक होता है लोड पीक हमारा कह सकते हो, ठीक है। तो जो फर्म्स जो होती हैं वो लेस अमाउंट चार्ज करती हैं ऑफ पीक टाइम्स पे। इंटरनेशनल प्राइसिंग देख लो, जहां पे प्राइस स्पेसिफिक कंट्री के बेसिस पे सेट किया जाता है। ज्योग्राफिकल प्राइसिंग में ये सारी चीजें याद रख लेना, एफओबी प्राइसिंग, यूनिफॉर्म डिलीवरी प्राइसिंग, जोन प्राइसिंग, बेसिंग प्राइसिंग और फ्राइट अब्सॉर्ब्ड प्राइसिंग। एफओबी क्या होता है, फ्री ऑन बोर्ड, इसका नाम याद रख लेना, मींस दैट गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कैरियर एंड द टाइटल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पास टू कस्टमर, ठीक। तो ये सब चीजें से अच्छे से ध्यान में रखते हुए चलना। कैसे प्राइस को हम लोग सेट करते हैं, सबसे पहले हमें अपना प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव चूज करना होगा। मार्केट में देखेंगे हमारे प्रोडक्ट का डिमांड कितना है, कॉस्ट को एस्टिमेट करेंगे, फिर उसके बाद कंपटीटर के कॉस्ट को देखेंगे, उसके प्राइसेस को देखेंगे, उसके ऑफर्स को एनालाइज करेंगे, फिर उसके बाद एक प्राइसिंग मेथड चुनेंगे और फाइनली फाइनल प्राइस चुन लेंगे अपना, ठीक है। समझ गए इस चीज को। अब आ जाते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या है कि ये एक डिसीजन है जो कि हमें लेना पड़ता है प्रोडक्ट के संदर्भ में कह लो या रिगार्डिंग कह लो, कि हम कैसे अपने प्रोडक्ट को हम अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाएंगे। द मार्केटर नीड टू मेक श्योर दैट द प्रोडक्ट अवेलेबल एट द राइट क्वांटिटी एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर सेट ऑफ द फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स दैट टेक टाइटल और असिस्ट इन ट्रांसफरिंग द टाइटल, ठीक है। मतलब हमें कैसे प्रोडक्ट को पहुंचाना है कस्टमर तक, ये हम बात करते हैं। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के, तो पहला इसमें आता है ऑर्डर प्रोसेसिंग, दूसरा होता है इसमें हमारा क्या, ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा इन्वेंट्री कंट्रोल, चौथा वेयर हाउसिंग, इसमें हमारी चीजें आ जाएंगी। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या कहता है, ये आपको एक एक्यूरेट और स्पीडी ऑर्डर प्रोसेस करके देगा, इन द एब्सेंस ऑफ विच ऑर्डर would reach late or in wrong quantity. As a result, it will lead a customer dissatisfaction with the danger of loss of business. Order processing basically आपको कैसे ऑर्डर को प्रोसेस करना है, ऑर्डर आया, एक्सेप्ट किया, प्रोडक्ट बन के रखा हुआ है, पैकेजिंग हुई, डिलीवरी के लिए निकल गई, ठीक है। अगर ये फैसिलिटी हमारे पास नहीं होता है तो कहीं ना कहीं चीजें दिक्कत क्रिएट करेंगी। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन, इट मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल एट द पॉइंट ऑफ सेल
बाय ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू द कंज्यूमर, मतलब प्रोडक्ट को आप अवेलेबल करवाना किस वक्त पे, सेल के वक्त पे। इन्वेंट्री कंट्रोल, अकाउंट्स में भी तुमने पढ़ रखा होगा, कॉस्टिंग में भी तुमने ये सारी चीजें पढ़ रखी होंगी कि हमें कितना स्टॉक मेंटेन करना है, लेवल क्या होगा हमारे कॉस्ट प्रोडक्ट का, डेंजर लेवल तुमने पढ़ा होगा, सेफ्टी लेवल पढ़ा होगा, रीऑर्डर लेवल तुमने ये सारी चीजें पढ़ा होगा। तो इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर ही ये सारी चीजें देखते हैं। इसके बाद आता है हमारा वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या होता है कि प्रोडक्ट्स को हमें कहाँ स्टोर करना है और सॉर्टिंग कैसे होगी कि हमारा प्रोडक्ट ए इस सेक्शन में रखा हुआ है, प्रोडक्ट बी इस सेक्शन में, प्रोडक्ट सी यहाँ रखा हुआ है। तो वेयर हाउसिंग में ये सारी चीजें हम लोग देखते हुए चलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल्स यहां पे देखो, सबसे पहला इसी से इमेज से ही समझाऊंगा। हमारा पहला आता है जीरो लेवल चैनल। क्या है? जीरो लेवल है हमारा ये, जहां पे मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कंज्यूमर को डील करेगा, इसको हम लोग डायरेक्ट लेवल भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा वन लेवल चैनल आ जाए, जब मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में रिटेलर भाई साहब आ जाए, मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट बनाया, रिटेलर को दिया, रिटेलर ने तुम्हें दिया, तो वन लेवल हो गया। फिर जब रिटेलर से पहले होलसेलर भाई साहब आ जाए, तो आपका ये टू लेवल चैनल आ गया। मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देगा, होलसेलर रिटेलर को देगा, रिटेलर कंज्यूमर को देगा। ठीक है सर, समझ गया। इसके बाद अगर तुम देखो, मैन्युफैक्चरर किसको देगा? एजेंट को। एजेंट किसको देगा? होलसेलर को। होलसेलर देगा रिटेलर को, रिटेलर देगा कंज्यूमर को। इसको थ्री लेवल ऑफ चैनल बोलेंगे। यही होता है आपका लेवल्स ऑफ चैनल, बस इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द चॉइस ऑफ द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमें चूज करना अगर है तो किन किन बातों का ध्यान हमें दिमाग में रखते हुए चलना होगा, ठीक है। पहला आता है इसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड वो सारे फैक्टर्स, जैसे आपका प्रोडक्ट क्या ड्यूरेबल है, नॉन ड्यूरेबल है, इंडस्ट्रियल गुड्स है, कैसा गुड्स है, पेरिशेबल है, नॉन पेरिशेबल है। दूसरा, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखनी होंगी, कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसा है, डिग्री ऑफ कंट्रोल उसकी कैसी है, चैनल्स मेंबर्स कैसे हैं। कंपटीशन देखना होगा कि दूसरे जो कंपटीटर्स हैं वो कौन सा चैनल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या फास्टेस्ट डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हैं या 10 डेज डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हैं। मार्केट फैक्टर्स को देखते हुए चलना होगा और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का भी ध्यान आपको दिमाग में लेके चलना है। मतलब सोसाइटी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना है, ठीक है, समझ गए सर। अब आ जाते हैं अपने लास्ट हेड पे, जो कि हमारा है प्रमोशन। प्रमोशन इज बेसिकली कम्युनिकेशन, मैंने तुम्हें बताया था, जिसके मदद से हमारे दो ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई होते हैं। हम अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर तक बातें पहुंचा पाते हैं, साथ ही साथ उनको परस्यू कर पाते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट को परचेज करो, ठीक है। तो ये मार्केटिंग का हमारा एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है। इसके अंदर बहुत सारे टूल्स आते हैं, टेक्निक्स आते हैं, ठीक है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, पर्सनल सेलिंग आता है, पब्लिसिटी होती है, सेल्स प्रमोशन होता है, ठीक। सबसे पहले इसमें बात करेंगे एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग क्या है? एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर है। एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर कैन डिफाइन एडवर्टाइजिंग इज अ पेड फॉर्म ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, ये याद रख लेना, एंड प्रमोशन ऑफ गुड्स, सर्विसेज और आइडियाज। मोस्ट कॉमनली यूज टूल ऑफ प्रमोशन, ये एक इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है विच इज पेड बाय द मार्केटर टू प्रमोट गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमन मीडियम्स क्या हो सकते हैं? टीवीज पे ऐड आना, होर्डिंग्स तुम देखते हो, मैगजीन्स में देखते हो, टेलीविजन, रेडियो। तो इंपॉर्टेंट यही जो 3 पॉइंट है ना, पेड फॉर्म होता है, ठीक है, नॉन पर्सनल होता है, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है, तीनों से बनेंगे एमसीक्यू। फायदे क्या क्या होंगे? ज्यादा लोगों तक आप पहुंच सकते हो, कस्टमर इनहांस होंगे, एक्सप्रेसिवनेस तुम्हें देखने को मिलेगा, और इकोनॉमी जैसी चीज इसमें अंदर आ जाती है। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाओगे कम से कम लागत में। भाई नुकसान भी तो होगा, कुछ खर्चा लगेगा, ठीक है सर। फीडबैक की कमी होगी, होर्डिंग देख लिया, कैसे फीडबैक दोगे? इफेक्टिव भी ज्यादा नहीं होता है। पर्सनल सेलिंग, नाम से समझ पा रहे हो, पर्सनली जाके बेचना, चीजों को बात करके बेचना, फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा तुम्हारे और मेरे बीच में, तुम मेरे से बात करोगे, सारे डाउट्स क्लियर करोगे, मैं भी सारे फीचर्स अपने प्रोडक्ट्स के बताऊंगा, जो भी इमीडिएट डाउट होंगे वो तुम मेरे से पूछ के क्लियर कर लोगे, ठीक है सर, सही बोल रहा हूँ। फायदे क्या होंगे? पर्सनल कांटेक्ट बनता है, रिलेशनशिप डेवलप होता है, ओरल कन्वर्सेशन होता है, क्विक सॉल्यूशन तुम्हारी क्वेरीज की मिल जाती है तुम्हें, ठीक है सर। पर्सनल सेलिंग के क्या क्या रोल्स होते हैं? पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात करें तो इफेक्टिव प्रमोशनल टूल की तरह काम करता है, फ्लेक्सिबल टूल होता है, तुम अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकते हो, वेस्टेज कम होंगे तुम्हारे, कंज्यूमर अट्रैक्ट होंगे कि भाई साहब देखो पर्सनली चीजों को बेच रहा है, अच्छा रिश्ता बनेगा, रैपिड का मतलब होता है रिलेशन, पर्सनल रिलेशन स्टैब्लिश होगा, इंट्रोडक्शन स्टेज में इसका काफी ज्यादा रोल होता है, और कस्टमर से इसका अच्छा लिंक बनता है। इंपॉर्टेंस देख लो कस्टमर के लिए क्या क्या है, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा, लेटेस्ट मार्केट इंफॉर्मेशन तुम्हें देखने को मिलेगी, एक्सपर्ट एडवाइस देखने को मिलेगा, और कस्टमर इंड्यूस होते हैं। बाकी इंपॉर्टेंस देख लेना। इसके आते हैं हम लोग सेल्स प्रमोशन पे। तो सेल्स प्रमोशन क्या है? ये एक शॉर्ट टर्म इंसेंटिव है, या कहूं तो अदर प्रमोशनल एक्टिविटीज है,
जो कि परचेसिंग एक कस्टमर के इंटरेस्ट को स्टिमुलेट करता है। जैसे इसके अंदर तुम्हें प्रमोशनल एक्टिविटीज देखने को मिलेंगे, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के साथ बेच देना, रिबेट दे देना, भाई बताया था ना ऊपर रिबेट, लकी ड्रॉज होना कि कूपन दे देना, या फिर फ्री पेट्रोल, जाए बाइक वाइक परचेस करते हो ना, तो अब पता नहीं अभी देते हैं या नहीं, पहले देते थे कि आपकी टंकी इस बार जो आप परचेस कर रहे हो तो टंकी आपको फुल करवाना, ठीक है। यूजेबल बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक अगर आप 3,000 के गुड्स परचेस कर रहे हो तो आपको हॉलीडे पैकेज मिल जाना, फाइनेंस करवा देना गुड्स को 0% इंटरेस्ट रेट पे, अलग अलग क्विज कॉन्टेस्ट हो गया या आपकी स्किल्स के बेसिस पे कॉन्टेस्ट करवाना, जीतते हो तो आपको अवार्ड्स मिलेंगे, क्वांटिटी गिफ्ट ऑफर करना कि अगर आप एक चीज ले रहे हो तो आपको एक एक्स्ट्रा फ्री, लाइक 2 परचेस पे तीसरा फ्री, रिफंड्स प्रोवाइड करना, डिस्काउंट प्रोवाइड करना, सैंपल्स देने प्रोडक्ट के, ये सारे किस में आ जाएंगे, आपके प्रमोशनल सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज में आ जाती है। क्लियर है ये चीज। इसके आता है हमारा पब्लिसिटी। पब्लिसिटी क्या होता है, जनरली व्हेन फेवरेबल न्यूज जब प्रेजेंट करते हैं मास मीडिया में प्रोडक्ट के बारे में, तो हम इसको कह सकते हैं पब्लिसिटी। फीचर्स क्या क्या, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, मेन अगर कहूँ तो पब्लिक रिलेशन पीआर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अंदर वाइड रेंज ऑफ टेक्टिक्स आते हैं जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हो अपने इंडिपेंडेंट मीडिया चैनल हाउसेस को, जितने भी मीडियाज होते हैं, और कहीं ना कहीं आपको उनसे एक अच्छा रिश्ता मेंटेन करके चलना होता है। अगर खराब रिश्ता मेंटेन करोगे तो जाहिर सी बात है मीडियाज भी आपके बारे में गलत दिखाएंगी ही। क्या क्या रोल हो सकते हैं सर इनका, जैसे प्रेस रिलीज करना, प्रेस रिलेशन होता है, प्रोडक्ट को पब्लिसिटी देना, कम्युनिकेट करना, तो बेसिक बेसिक चीजें हैं, इसको याद रख लेना। अब एक टॉपिक तुम्हारे लिए होमवर्क यहाँ पे मैं दे रहा हूं, मार्केटिंग इन्वायरमेंट। ये चीजें तुमने बिजनेस इन्वायरमेंट में भी पढ़ रखा होगा, लेकिन अभी फिलहाल तुम मार्केटिंग इन्वायरमेंट कंप्लीट कर लेना, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। बस वही चीजें हैं जो बिजनेस इन्वायरमेंट में पढ़ते हो, ठीक है। और ये वाला कहां गया हमारा, कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक, कर लोगे ये दो चीज। चलो अब देख लेते हैं हमारे कौन कौन सी चीजें रह गई हैं, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। कंज्यूमर बिहेवियर तुम्हारा होमवर्क है। हाँ, अब हमारा रह गया है एक दो चीज, लाइक एसटीपी मॉडल। देख लो एसटीपी क्या होता है, बेसिकली सेगमेंटेशन, जो कि मार्केट को डिवाइड करता है अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग सेगमेंट्स में। टी क्या है, टारगेटिंग सेलेक्टिंग मोस्ट अट्रैक्टिव सेगमेंट्स, ठीक है, जो आपको सबसे आपके लिए सुटेबल हो। पोजीशनिंग का होता है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कैसा इमेज पहुंचा रहे हो, लोगों तक क्या आपके प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हैं, ये पोजीशनिंग में आता है। तो हमें इसको कवर करना है, मार्केट सेगमेंटेशन को, अलग अलग टाइप्स हैं, इसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। और कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स रह जाएंगे, और AIDA मॉडल हम लोग सेलिंग एंड एडवर्टीजमेंट में पढ़ लेंगे, ठीक है, इसको नहीं पढ़ेंगे। AIDA, डगमार, ये सारी चीज जो देख रहे हो ना, ये उसे हम लोग वहां पे पढ़ेंगे, ठीक। तो इसको फटाफट हम लोग देख लेते हैं। चलो, मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, मार्केट को डिवाइड करना ज्योग्राफिक के बेसिस पे, डेमोग्राफिक के बेसिस पे, साइकोग्राफिक के बेसिस पे, और बिहेवियर के बेसिस पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रख लेना। ज्योग्राफी रीजन होता है, मार्केट साइज, मार्केट मतलब एरिया वाइज आपने मार्केट को डिवाइड कर दिया। डेमोग्राफी क्या कहता है, एज ग्रुप क्या है लोगों की, जेंडर क्या है, इनकम क्या है, ठीक है। साइकोग्राफिक, लोगों की पर्सनालिटी कैसी है, लाइफस्टाइल कैसा है, वो कैसा सोचते हैं। बिहेवियरल कहेगा कि उनका बेनिफिट्स उन देखेंगे प्रोडक्ट से कितना मिल रहा है, उनकी यूजेस कैसी है, ठीक है। तो इन सब चीजों पे मार्केट को डिवाइड करना, समझ गए, इतनी सी बात है। इसमें हमें पढ़ना क्या है, मैं तुम्हें अगर बताऊं, डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग क्या होता है, कंसंट्रेटेड मार्केटिंग क्या होता है। तो डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग की बात करें तो अ मार्केट कवरेज स्ट्रेटजी इन विच अ फर्म डिसाइड टू टारगेट सेवरल मार्केट सेगमेंट्स एंड डिजाइन सेपरेट ऑफर्स। फायदे क्या क्या होंगे, सेल्स बढ़ेंगे आपके। कंसंट्रेटेड मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केट कवरेज स्ट्रेटजी इन विच अ फर्म गोज आफ्टर अ लार्ज शेयर ऑफ वन और अ फ्यू सेगमेंट और नीश। नीश इज अ बेसिकली कैटेगरी, ठीक है। तो आपका क्या नीश है, उसके अकॉर्डिंग चीजों को डिफाइन करना। और माइक्रो मार्केटिंग क्या होता है, बेसिकली तुम अगर ये चीज तुमको कहां पे देखने को मिलते हैं, कन्वीनियंस स्टोर में देखने को मिलते हैं। तो ये सारी छोटे छोटे चीजें, इसको एक बार देख लेना। मुझे नहीं लगता ये सारी चीजें तुम्हें पढ़ाने की जरूरत है, तुम चाहो तो खुद से भी इसको समअप कर सकते हो। टारगेटिंग क्या होता है, वो सेगमेंटेशन में हमने देखा। टारगेटिंग क्या है, तो टारगेटिंग क्या है, रिफर्स टू टारगेट मार्केट, रिफर्स टू ग्रुप ऑफ कस्टमर टू हुम अ कंपनी वांट्स टू सेल इट्स प्रोडक्ट, जिसको आपको प्रोडक्ट बेचना है। पहले सेगमेंटेशन करोगे, फिर टारगेट करोगे कि हमें इस पर्टिकुलर बंदे को, इस पर्टिकुलर कैटेगरी को, इस एज ग्रुप को हमें प्रोडक्ट बेचना है। पोजीशनिंग क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज अ टारगेट मार्केट्स परसेप्शंस ऑफ द प्रोडक्ट्स की बेनिफिट्स एंड फीचर्स। मतलब बताना कि हमारे प्रोडक्ट आपको अगर इस्तेमाल करते हो आपको ये फायदे मिलेंगे, ये नुकसान हो सकते हैं। नुकसान बेसिकली कोई नहीं बताता है। तो हमारा मार्केटिंग खत्म हुआ 45 मिनट में।
कल हम लोग क्या देखेंगे, सेलिंग एंड एडवर्टीजमेंट देखेंगे। कोशिश करूंगा वो दोनों निपटा दूं तुम्हारा। हाँ, चीजों को मैंने स्किप किया, बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा तो तुम्हारा टाइम वेस्टेज बहुत होगा। आई होप तुमने सारे डिटेल लेक्चर्स वगैरह कर रखे होंगे या तुमने खुद से भी सेल्फ स्टडी करी होगी। ये एक लेक्चर तुम्हारे लिए थोड़े से प्रिपरेशन में तुम्हारे सारी पुरानी चीजों को रिकॉल करवा रहा होगा, ठीक है। और रही बात, इस क्लासेस को हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू करते चलेंगे, और जो भी तुम्हारे डाउट्स वगैरह होते हैं, और एक इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे लिए बता दूं कि जो हमारी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स दोनों ही चीजें अवेलेबल है ऐप पे। कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है, ज्यादा लेट नहीं हुआ अभी भी कवर अप कर सकते हो, क्योंकि लेक्चर्स बहुत छोटे छोटे होते हैं उसके अंदर, तो चाहो तो तुम वो भी अभी ले सकते हो। और टेस्ट सीरीज का अगर मैं तुम्हें बैनर दिखाऊं तो ये रहा तुम्हारे सामने है टेस्ट सीरीज का बैनर, ये तुम परचेज कर सकते हो। और क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, इस प्राइस पे नहीं, ऑफर प्राइस पे अवेलेबल है। आई होप तुम्हें चीजें विजिबल होंगी, ठीक है। चलो, सो एंड करते हैं अपने आज के क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।